मसूद अजहर एक अंदर से बहुत ही बेहद डरपोक आदमी था। कुछ किसी ने कुछ थप्पड़ पड़ मारी थी आर्मी में, तो उसने कहा तो मुझे मारते क्यों, तुम पूछो, जो पूछना है पूछो, मैं बता दूंगा, मैं सच सच बता दूंगा। अब मसूद अजहर तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा था, वो कहाँ से भागता। तो उन दोनों को फिर नेचुरली फौज ने पकड़ लिया। सज्जाद अफगानी ने कोट बलवल जेल में बताई कि अगर ये नहीं बोलता तो मैं बच जाता, इसने मुझे फंसा दिया वहाँ वो और ये भाग भी नहीं पाया। जाली पासपोर्ट पे आया था, उसके पोर्चुगीज़ पासपोर्ट पे आया था और बांग्लादेश से होके आया था। उसने वो रास्ता लिया था कुन्नड़ में, अफ़गानिस्तान में। तो ये 5-7 दिन बाद भाग आया था वहाँ से, क्योंकि ये हार्श कंडीशंस नहीं झेल पाया था। क्योंकि मुझे एक लड़का था, उसको मैं पूछताछ कर रहा था, उसने मेरे को ये कहा कि साहब मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में बोला गया था कि यहाँ नमाज भी नहीं होती, यहाँ अज़ान भी नहीं करने देते। तो मैंने कहा कि भाई तूने देखा? कहता है मैं घुसा और घुसने के कोई 6-7 दिन बाद मैं ऐसी जगह पहुँचा जहाँ पर कि मस्जिदें वगैरह थी। कहता सुबह तो अज़ान हुई। तो मैंने अपने जो ग्रुप का लीडर था उससे कहा यार यहाँ तो अज़ान हो रही है, तुम तो वहाँ कहते थे अज़ान नहीं होती। उसने कहा चुप करके बैठ। तो उसने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा वापस तो यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। मैंने ऑक्शन होती है सीटें कि भाई एमएलए बनना है तो 50 करोड़ है, 40 करोड़ है, 30 करोड़ है। वो जिसने दे दिए उनकी जीत गए, वो सीटें होगी। हमारे लिए एस सेल है, सिक्योरिटी सेल, जो भारत के लिए भारत की टारगेटिंग पे लगाया जाता है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। भारत तक देख रहे हैं आप और आज वर्दी वाले के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान। इनके पास कश्मीर, पाकिस्तान पर काम करने का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, जब आपको सुनेंगे तो आपको रियल इनसाइट पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक का मिलेगा। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मसूद अजहर को इंटरोगेट किया है। ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मसूद अजहर का इंटरोगेशन किया है। तो उनसे बात करेंगे, समझेंगे। ये सिक्किम डीजीपी भी रहे, तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है। आईबी में इन्होंने 24 साल काम किया है और पाकिस्तान भी रहे हैं। तो सब कुछ इनसे सुनेंगे, समझेंगे। और हमारे जो गेस्ट हैं आज के वर्दी वाले के इस एपिसोड में, वो हैं अविनाश मोहनानी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। और सभी तक के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। और मेरे को बेहद खुशी है कि मैं उनको कुछ बता पाऊँगा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। बिल्कुल। तो सर, 24 साल आपका एज आईबी में काम करने का रहा। आपने पाकिस्तान और कश्मीर डेस्क पर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा। किसी से भी ज़्यादा बेहतर वो अधिकारी पाकिस्तान और कश्मीर को समझता होगा जो इतने लंबे वक्त तक उस पर काम करता रहता है, एज अ ऑब्जर्वर, एज ए इन्वेस्टिगेटर, और तमाम अलग अलग रूप रहे। आप बतौर डीजीपी आपने सिक्किम भी काम किया। शुरुआती दिनों में भी आप पुलिस विभाग में थे, फिर आप आ गए। तो ये एक तो आपकी यात्रा रही, और उसके बाद अब आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो आपके पास कागज़ के पन्ने पलटने के लिए बहुत मौके हैं। उन्हीं कागज़ों के पन्नों से आज हम थोड़े किस्से कहानियाँ सुनेंगे आपसे। सर, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हम उसी एपिसोड से शुरू करें कि मसूद अजहर, ये मुझे लगता है कि आपके भी पूरे सर्विस करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा जीवन में। बिल्कुल। असल में जब मैं मेरी जम्मू में पोस्टिंग थी तो मसूद अज़हर वहाँ पे कोट बलवल जेल में कैदी था जी। और वो मेरे जाने के 3-4 महीने पहले ही वो गिरफ़्तार हुआ था अनंतनाग से। और उसके साथ उसका जो सरगना था, हरकतुल मुजाहिदीन का चीफ था, सज्जाद अफगानी, भी उसके साथ ही अरेस्ट हुआ था। तो ये मसूद अज़हर एक जाली पासपोर्ट पे आया था, उसके पोर्चुगीज़ पासपोर्ट पे आया था और बांग्लादेश से होके आया था। उसने वो रास्ता लिया था और कुछ अबू ईसा ऐसे नाम से, इस नाम से आया था। अच्छा। वो मसूद अज़हर के नाम से नहीं आया। तो मसूद अज़हर खैर हमारे रिकॉर्ड में भी ज़्यादा नहीं था उसका नाम। अच्छा।
वो आया था, उसको भेजा गया था कि तू जाके वहाँ पर दो जो आतंकवादी संगठन थे उस समय, बहुत सक्रिय आतंकवादी संगठन थे, एक तो हरकतुल मुजाहिदीन और एक हरकतुल जिहाद इस्लामी, ये थे दोनों देवबंदी थॉट के, लेकिन इन दोनों को मर्ज करा के और हरकतुल अंसार बनाया जा रहा था। तो वो वहाँ पर फैसला हुआ था। मसूद ने तो मुझे यही कहा कि वहाँ पे उलेमाओं ने फैसला लिया, पर पीछे उसके जो तार तो हैं वो सब पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई उसी से जुड़े होते हैं। उनका फैसला था कि इन दोनों को इकट्ठा कर देते ताकि असर उसका दोनों ग्रुपों का मिला के ज़्यादा होगा। वो आया था और यहाँ आने के बाद वो एक दिन देवबंद भी गया था। अच्छा। देवबंद विजिट करके आया था। मैंने पूछा तुम देवबंद क्यों गए थे, तो उसने कहा जी हमारे बुजुर्ग तो ये वहीं पे दफन है सारे, तो इसलिए हम गए थे, वहाँ पे गया था। और हुआ ये कि अनंतनाग में ये ऑटो में जा रहा था और इसको वैसे ही इशारा किया गया रोकने के लिए। किसी को पता नहीं था कि मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी दोनों बैठे हुए थे साथ में ओके। ऑटो में। कोई टिप ऑफ पहले से नहीं कोई था? नहीं टिप ऑफ था, कोई टिप ऑफ नहीं था। आर्मी के रेगुलर बैरिकेड के पास से ये ऑटो निकल रहा था। इनके दिल में चोर था, हाँ। तो उसने यूं हाथ दिया तो इनको लगा कि पता नहीं ये हमको पहचान लिया है, क्या हो गया है, क्योंकि मन का चोर था। तो ये भागने की कोशिश करने वाले। अब मसूद अजहर तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा था, वो कहाँ से भागता। तो उन दोनों को फिर नेचुरली फौज ने पकड़ लिया। फौज ने पकड़ लिया, फिर इनके साथ पूछताछ शुरू की। तो फौज, आर्मी को भी ये आइडिया नहीं था, इंडियन आर्मी को, कि ये कितना बड़ा कैच है। ओके, क्योंकि तब तक ये नहीं मालूम था कि जो पकड़ा गया है वो एक्चुअल में कौन है। हाँ, अच्छा, सज्जाद अफगानी झूठ बोलता रहा, हाँ। लेकिन मसूद अजहर एक अंदर से बहुत ही बेहद डरपोक आदमी था। तो उसको कुछ किसी ने कुछ थप्पड़ पड़ मारी थी आर्मी में, तो उसने कहा तो मुझे मारते क्यों, तुम पूछो, जो पूछना है पूछो, मैं बता दूंगा, मैं सच सच बता दूंगा। और ये बात मैं कहता हूँ कि उसने बताया जो कुछ सच ही बताया, झूठ नहीं बताया। तो उसने कहा मैं सब सच बता दूंगा, आप मुझे मारना मत। तो उसने कहा अच्छा बता तू कौन है। तो उसने बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हरकतुल अंसार, जो अब बनी है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। फिर उससे पूछे तेरे साथ कौन है, उसने कहा हरकतुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर है सज्जाद अफगानी। और ये बात मुझे सज्जाद अफगानी ने कोट बलबल जेल में बताई कि अगर ये नहीं बोलता तो मैं बच जाता, इसने मुझे फंसा दिया वहाँ वो और ये भाग भी नहीं पाया। तो सर जैसे ये लोग पकड़े गए और ये तमाम चीज़ें हुई, तो आपने किस टाइम पे इंटरोगेट किया? मैंने कुछ महीने बाद, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में था, लेकिन बाद में जब मेरी जम्मू पोस्टिंग हुई तो कोट बलबल जेल में मैं उससे गया मिलने। तो ये अब आपसे किसी ने कहा था कि आपको ही इंटरोगेशन करना है टाइप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मैंने अपना इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि मुझे इसकी जब इंट्रोगेशन रिपोर्ट में दिल्ली में था पढ़ा तो मेरे को बहुत मज़ेदार लगी, और उसमें मुझे लगा कि कुछ पूछा और जा सकता है। असल में मैं उससे पूछना चाहता था कि पीछे पूरी कहानी चल क्या रही है पाकिस्तान में, क्योंकि ये आदमी था ये इन रियलिटी कोई वो उसका टेररिस्ट तो नहीं था, क्योंकि इसको जब लेके भी गए थे ट्रेनिंग के लिए कुन्नड़ में अफ़गानिस्तान में, तो ये 5-7 दिन बाद भाग आया था वहाँ से, क्योंकि ये हार्श कंडीशंस नहीं झेल पाया था। अच्छा। तो ये इनका एक पत्रिका निकलती थी इनकी, सदाए मुजाहिद, उसका एडिटर था। अच्छा। तो ये अपना एक आइडियोलॉजिकल, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं लोग, हाँ। जो आइडियोलॉजी चलाते हैं ना हाँ, पीछे से, वो हाँ। ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उस मामले में वो सज्जाद अफगानी से ज़्यादा खतरनाक था। सज्जाद अफगानी तो वो एक कमांडर था, फुट सोल्जर था जी। ये फुट सोल्जर नहीं था। तो सर आप जाते हैं इंटरोगेशन के लिए, फिर कुछ बताइए सर हमें, अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल बताऊंगा मैं। इसमें देखो, वहाँ पर उसने मुझे बताया, उसने पूरी कहानी सुनाई कि तो होता क्या है सर पाकिस्तान सॉरी में। मैं रोक रहा हूँ आपको। दर्शक हमेशा इंटरोगेशन को ये सोचता है कि आप जाते हैं और शर्ट आपने ऐसे ऊपर चढ़ाई और नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब एक बार
पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर पाकिस्तानी जो आतंकवादी होते हैं ना, वो जब एक बार पकड़े जाते हैं तो उनको पता होता है कि अब हमारी पोल तो खुल चुकी है। तो ज़्यादातर उनमें से कहता हूँ मैं 90% के करीब कहता हूँ वो सच उगल देते हैं, क्योंकि उनको तो अब कोई रजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेरे लिए कोई बेल के लिए भी नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। अब तो अगर रिपेट्रिएशन होगा तो होगा, और अल्टीमेटली तो वो छूटा मसूद अजहर, तो वो उनके साथ कोई हाथापाई नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट उसको कहीं कमर वमर में कहीं दर्द भी था, उसने लास्ट में मेरे को निकलते हुए ये भी कहा कि अगर आप किसी के हाथ से आयोडेक्स भिजवा सकें तो मेरे को दर्द वर्द हो रहे हैं कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं माना हाथ पैर वो करके नहीं, उसने आराम से कुर्सी पे मैं उसको कुर्सी पे बिठाता था, मैं उसको ज़मीन पे भी नहीं बिठाता था, कुर्सी पे बिठा के आराम से बात करता था। क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूछताछ करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम उसके जहन पे जाते हैं, उसकी सोच पे जाते हैं, क्या सोच रहा है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो जिस तरह से भर्तियाँ हो रही हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही है, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान होके ही हटा था वहाँ पे, रशिया का विड्रॉल हुआ ही था। तो उसने कहा कि ये बहुत ही ख़राब स्थिति है वहाँ पर। फिर उसने बताया होता क्या है कि हम जो भी रैलीज़ करते हैं, एंटी इंडिया रैली, जिसको गजवा हिंद रैली कहते हैं, गजवा मीन्स विक्टर ऑफ इंडिया, तो वो रैलीज़ करते हैं वहाँ पे, हम जो स्पीचेस देते हैं, बोलते हैं, उसके बाद हम कहते हैं भाई कौन वहाँ पे जाके लड़ना चाहता है। तो उस समय जोश में लोग रजिस्टर में नाम लिखाते हैं, पता लिखाते हैं, ये लिखाते हैं, सब कुछ लिखाते हैं। मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ भी हम बोलते हैं, तो फिर ये नाम लिखाए जाते हैं। फिर उनके घरों को हमारा नेटवर्क अप्रोच करता है कि भाई अब। अच्छा सर, सॉरी रोक रहा हूँ, तो मतलब बेसिकली ये जो हम सुनते हैं कि भर्ती रैली निकाली जाती है आतंकियों की, तो ये इसी तरह का कोई इसी डिज़ाइन? तरह की रैली होती है, इसी तरह की रैली। अब तो खैर वो काफ़ी बंद हो गई, अब छुपे चोरी छुपे हो रही है। तो वो उसको वो किया जाता है, वहाँ पे लिस्ट बनाई जाती है, और फिर लिस्ट से उन लड़कों को बुलाया जाता है जो शुरू की ट्रेनिंग होती है, फिर डिटेल ट्रेनिंग होती है, और फिर प्री लॉन्च ट्रेनिंग होती है, और उनको फिर लॉन्चिंग पैड पे ला के बिठा देते हैं। तो वो मैंने उससे पूछा कि भाई उसमें निकलते कितने हैं, जैसे 100 आदमियों ने लिखाया, तो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप तक कितने पहुँचते हैं। तो उसने कहा कि 10-15 पहुँचेंगे, 10% के करीब सक्सेस रेट है उसकी, पर वो पहुँचते हैं। और फिर उसका ये कहना था कि पहली जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि उसको जहनी तौर पे, माइंड के हिसाब से हम तैयार करें उसके लिए। ओके। और उसके बाद उसने कहा कि फिर वो एक बार जहनी तौर पे तैयार हो जाता है, फिर उसको हम, या तो वो रुक जाता है हमारे यहाँ कि भाई एडवांस करूँगा और जाऊँगा इंडिया। अगर वो नहीं रुकता, कहता है नहीं मैं घर होके आता हूँ, तो फिर उसमें से भी कुछ ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा। पर फिर वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए आते हैं। फिर एडवांस ट्रेनिंग के बाद उसने कहा हम उन सबको कश्मीर में लॉन्च कर देते हैं। तो कश्मीर में जो मर गया वो तो शहीद हो गया, और जो किसी तरह से वापस आ गया वो गाजी हो जाता है। तो जो मर जाता है वहाँ कश्मीर में, जो शहीद हो इनके हिसाब से जो शहीद हो जाता है, जो मारा जाता है, उसकी नमाज जनाजा, जो गायबाना नमाज जनाजा बोलते हैं, जिसमें कि बॉडी नहीं होती, वो वहाँ पे पाकिस्तान में उसके घर पे जाके वहाँ पर फातिहा पढ़ा जाता है। अच्छा। और वहाँ पर लोगों को बताया जाता है, झूठ उसने कहा पूरी तरह से ये झूठ होता है, ये बताया जाता है कि वो जब वहाँ था तो उसने हिंदुस्तान के इतने फ़ौजी मार दिए, इतने फ़ौजी मार दिए, जोश चढ़ाया जाता है। अब इसकी मौत का बदला कौन लेगा? फिर वो वहाँ से भी कुछ, फिर वहाँ से भी लड़के लिए जाते हैं। अच्छा, जो गाजी जो मर जाता है उसके माँ बाप को वो ऊंची कुर्सी पे ला के बिठा देते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर बच्चे तो गरीब घरों के होते हैं, कोई पैसे वाले घरों के नहीं आते बच्चे, और ज़्यादातर बच्चे उम्र भी यही होती है, कोई 16-17 साल से लेकर 23-24 साल तक इसी उम्र के होते हैं। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है
माँ बाप के लिए कि हमको कुर्सी पे बिठाया गया। अच्छा, वो ज़मींदार को कहते हैं, हम नीचे की कुर्सी पे बिठाते थे। अच्छा, इनको उनके सामने दिखाने के लिए। दिखाने के लिए कि तुम्हारा कद जो है वो अब इस जमींदार से भी ऊंचा हो गया है, इस अच्छा। लैंडलॉर्ड से भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि तुम अब शहीद की माँ हो, शहीद की वालदा हो या शहीद के वालिद हो, तो वो एक अलग वो एक्साइटमेंट खड़ा करता है उसमें। फिर वहाँ भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं और पैसे भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा, सब रैलीज में पैसा साथ का साथ किस इकट्ठा। तरह का पैसा वैसा भी देते हैं ये लोग, कुछ बताया कभी आपको यहाँ? बिल्कुल बताया उसने कि उसने कहा रैलीज में पैसा भी आता है हमारा, और वो पैसा फिर हम उसमें जिसको ये बोलते थे जिहाद फंड, उसमें डालते हैं। और इसके अलावा उसने कहा कि हमको कोई बिजनेसमैन वगैरह ये हैं वहाँ, उसका भी वहाँ नहीं, से जैसे कि टेररिस्ट ये सर जब तैयार करते हैं तो उनके घर वालों को कुछ पैसा देते हैं, उनको पैसा देते हैं क्या? देखो, ये बहुत मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कोई पैसे के लिए नहीं आता। ये रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन है। ओके। ये कंप्लीट रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन है। कोई, मैंने इतने आतंकवादियों से पूछताछ की है, एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे पैसे के लिए भेजा गया था। ये सब धर्म के लिए आ रहे हैं। ये सब आपका जो वहाँ पे रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन होता है, जो जहर बोया जाता है उनके सिर में, ये उसका नतीजा है और कुछ भी नहीं। और सर अगर आप बता पाएँ तो ये बेसिकली उनके ज़हन में धर्म एक तरफ से बढ़ाया जाता होगा, जो उनका अपना धर्म है उसको ग्लैमराइज़ किया जाता होगा, तो जो नफ़रत डाली जाती है वो देश के लिए डाली जाती है या यहाँ के किसी धर्म के लिए डाली जाती है? ज़्यादातर तो उसके लिए डाली जाती है, देश के लिए डाली जाती है अच्छा, कि हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान वैसा है, हिंदुस्तान के लिए डाली जाती है। ठीक है। दूसरा भी हो सकता है कि वहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे एक लड़का था, उसको मैं पूछताछ कर रहा था, उसने मेरे को ये कहा कि साहब मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में बोला गया था कि यहाँ नमाज भी नहीं होती, यहाँ अजान भी नहीं करने देते। तो मैंने कहा कि भाई तूने देखा? कहता है मैं घुसा और घुसने के कोई 6-7 दिन बाद मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां पर कि मस्जिदें वगैरह थी। कहता सुबह तो अजान हुई, तो मैंने अपने जो ग्रुप का लीडर था उससे कहा यार यहाँ तो अजान हो रही है, तुम तो वहाँ कहते थे अजान नहीं होती। उसने कहा चुप करके बैठ। तो उसने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा वापस तो यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। ओह! अब तू कहाँ जाएगा, अब चल हमारे साथ। खैर उसकी अलग कहानी है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है उस आदमी का। पर हम वापस आते हैं मसूद अजहर जी, पे। जी, जी, बिल्कुल। तो ये फंड्स इकट्ठे होते हैं और उसके फंड्स के में कुछ ये जो सदक़े के जानवर होते हैं ना, जो सेक्रीफाइस होते हैं बकरीद पे, उस पे उसकी खालें ये चैरिटी में जाती हैं। अच्छा। तो वो खालें इकट्ठे करने लोग आते हैं और ये सब टेरर ग्रुप वाले खालें इकट्ठे करते थे उस समय। अच्छा। और वो खालें इकट्ठे करके, स्किन्स इकट्ठी करके वो ऑक्शन करते थे, उससे जो पैसा होता था वो भी इसमें जा रहा था। वो भी इसमें जाता था। दुकानों पे उन दिनों में तो दुकानों पे भी मैंने इस्लामाबाद में दुकानों पे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस प्लास्टिक के लगे होते थे, उसमें लिखा होता था जिहाद फंड, लोग नोट डालते थे। ओके। उस समय 2000 के नोट होते थे वहाँ पाकिस्तान में, 2000 के नोट मैंने देखे हैं। अच्छा, तो सर ये तो आपका मसूद अजहर के इंटरोगेशन का हिस्सा रहा, तो कोई मतलब काम की बात के अलावा भी कोई बातचीत कभी हो जाती थी क्या, या कितने वक्त तक आपने उसको इंटरोगेट किया, ऐसी कोई जानकारी अगर आप बताना चाहें तो? मैं तो उसको एक बार नहीं, कम से कम कई बार मिला, 4-5 बार मिला था। अच्छा। और एक और बार ये लंबी? हाँ, लंबी बातचीत, पूछता रहता था क्या है क्या नहीं है। और सब उसने सब ग्रुपों के बारे में मुझे उसने अलकायदा के बारे में भी बताया कि अलकायदा का तो नहीं बताया, पर उसने कहा उस समय अब्दुल्ला अज़ाम जो था उसने वहाँ पे ग्रुप बनाया था, जो बाद में फिर ब्लास्ट में मारा गया था, और उसका चेला था ओसामा बिन लादेन। पर ये क्या है कि ज़्यादातर जो खेल था ये टेरर ग्रुप्स का,
वो जिया ने हैंड ओवर किया था जब तक जिया रहा था जिंदा, देवबंदी ग्रुप्स को। अच्छा। और बाद में ये आपका जैसे ये था लश्कर का ओरिजिनल नाम तो लश्कर तैयबा नहीं था, इसका नाम था मरकज़ दावा वल इरशाद। अच्छा। इस नाम से शुरू में आए, 91-92 में इसके टेररिस्ट इस नाम से आए। अच्छा। फिर इसको रीनेम किया गया लश्कर तैयबा। अच्छा। हाँ हाँ। तो उस पहले तो ये अलग नाम से आते थे। अच्छा, तो सर वो मसूद अजहर वाले थोड़े से हिस्से पे और बात कर लूँगा, फिर मैं आगे आपके हाँ सब्जेक्ट्स हाँ पर बिल्कुल बात करूँगा। बिल्कुल। तो मसूद अजहर जो है उस टाइम पे क्या आपको लगा था कि ये पोटेंशियली बहुत बड़ा थ्रेट है, या चूंकि ये इमर्ज कर रहा है उस वक्त, वो क्या स्थिति थी अगर उस वक्त को अगर आप थोड़ा सा हमें डिकोड करें हमारे लिए तो? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो मसूद अजहर था उसने एक बात मुझे बहुत साफ कही थी कि मेरे को आप जेल में नहीं रख पाएंगे, मेरे को छुड़ाने की कोशिश होगी। और सबसे पहले छुड़ाने की कोशिश हुई थी, अगर आपको याद हो, दिल्ली में फॉरेनर्स किडनैप हुए थे, जिसमें उमर सैयद शेख इन्वॉल्व था, जिसने डैनियल पर्ल का कत्ल किया था। हाँ। उसने डिमांड यही की थी। ओके। पर मैं फिर उसके बाद उमर सैयद शेख जब पकड़ा गया यहाँ पर, तो उसका फ़ोटो लेके उसके पास गया था, तो मसूद अजहर ने पहचाना नहीं। उसने कहा मैं नहीं जानता, पर ये मेरे लिए ही कोशिश हुई थी। दूसरी कोशिश तब हुई थी, वो थोड़ा सा फेंट थी, उसमें अंदर के डिस्प्यूट भी थे। जब अल्फरान ने किडनैपिंग की थी फॉरेनर्स की कश्मीर में। अल्फरान तो बेसिकली कोई ग्रुप था नहीं, हरकत का ही ग्रुप था। जी जी, वो तो बस वो कवर तो चेंज करते हाँ हैं। कवर नाम, जैसे आपने अभी देखा ना ये पहलगाम में द रेजिस्टेंस फ्रंट, हाँ, और कभी क्या नाम कभी क्या, ये सब नाम का क्या है, कागज पे कुछ भी लिख दो। हाँ वो एक फेस बना के कुछ भी कर दो, उसमें कुछ नहीं है। तो सर ये हमारी एजेंसीज उसको कमा करी थी, और वो इतना इम्पोर्टेंट एसेट था उनके लिए कि इतने डेस्परेट अटेम्प्ट्स हो रहे थे लगातार? नहीं, हम कम नहीं आंक रहे थे, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर अब वो देखिए, वो जो हालात हैं, उस समय फैसला लिया गया कि इसको छोड़ना है, उसमें हाईजैकिंग के उसके एक्सचेंज में, हॉस्टेजेस के एक्सचेंज में हम हाँ उसमें अब ये तो वो तब फैसला तक एक सरकार का पोटेंशियल था। वो तब तक एक पोटेंशियल ब्रेन डेवलप कर चुका था तब तब पता था। क्योंकि उन सामने वालों को उसकी वैल्यू का अंदाजा होगा, इसलिए बार बार इस तरह के अटेम्प्ट्स लिए जा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ये उमर सैयद शेख ने तो बहुत साफ कर दिया था कि हमें वो चाहिए आदमी। हाँ। ओके। तो पता तो था, और उमर सैयद शेख में हमारे से चूक हो गई थी कि इलियास कश्मीरी भी वहीं आया हुआ था। वो भाग गया। ये आपके यूपी में एक गांव है मसूरी, उसमें ये रह रहे थे। ये किडनैपिंग करके वहाँ ले जाता था। अच्छा। और पुलिस वाले पहुँच गए वहाँ पे कोई चोरी की तफ्तीश करते हुए, तो उनको एक दूध वाले ने बताया। दूध वाले ने ये कहा कि साहब मैं इस घर में दूध देता हूँ, तो मेरे को आज ना दूध देते हुए एक लड़का दिखा, उसके पीछे मेरे को लगा शायद बंदूक है। अच्छा। तो पुलिस वाले तो अपना आराम से गए, कौन है बंदूक वाला, किसकी हिम्मत है यहाँ पर बंदूक रखने की, हम बैठे हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने बाहर पुलिस देख ली और फायरिंग हो गई। उसमें उल्टा शायद पुलिस वालों की डेथ भी हो गई। फिर उन्होंने भी कोशिश की, तो उसमें उमर सैयद शेख को भी गोली लगी, तो तभी तो वो पकड़ा गया ना। इलियास कश्मीरी भाग गया। इलियास कश्मीरी वहाँ नहीं था, पर दूसरी जगह था, पर उसको जैसे अलर्ट हो गया, वो भाग गया। अच्छा, वो नियम आया। तो सर ये मसूद अजहर का इंटरोगेशन का एक दौर रहा जहां आपने बताया कि 4-5 बार आपने मुलाकात की, लंबी इंटरोगेशन करी और बहुत सारे इनपुट एसेट निकाले जी। और ये सब कुछ आपके शुरुआती दौर का हिस्सा रहा होगा जब आप आईबी में एज एन ऑफिसर आए होंगे। हाँ, 4 साल ही हुए थे मुझे। हाँ, और आप 3.5 साल। हाँ, और आप इतने बड़े केस पे लग गए। और ये तो देखो, जब आप इंट्रोगेशन करते हैं, 50 आदमियों को इंट्रोगेशन करते हैं, ये थोड़ी पता होता कौन केस बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे सज्जाद अफगानी को भी किया, और जो उसके जैसे
हम अल्फरान की बात कर रहे थे ना, तो अल्फरान की किडनैपिंग में भी जो की थी वो एक तुर्की था, अब्दुल हमीद तुर्की। वो टर्किश नेशनल था। वो आया था, वो वापस जा रहा था, इनफैक्ट वो ग्रुप वापस जा रहा था। तो उसमें उन्होंने उनके कुछ लोग पकड़े गए। उसमें पकड़ा गया था, एक मेन था नसरुल्लाह मंजूर लंगरेयार, वो हरकतुल जिहाद इस्लामी का चीफ था। उसने कहा मैं इसको छुड़वाए बिना नहीं जाऊंगा। तब उसने फिर फॉरेनर्स किडनैप किए, तुर्की ने। और फिर वो बाडवान वगैरह उस साइड पे, डोडा साइड में रखा, काफ़ी टाइम रहे वो उधर। फिर अल्टीमेटली अब तुर्की भी मारा गया जी। तो उसमें भी मेरे को मसूद अजहर बहुत नाराज़ था। कहता है तुर्की ने मेरा नाम पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, उसने नसरुल्लाह मंजूर लंगरेयार का नाम पहले नंबर पे रखा था। तो ईगो का भी था उसका। कहता मेरा नाम नहीं रखा, ये तो मेरे को छुड़वाने नहीं आया था। ओह अच्छा, ये जो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हो रहे थे उसमें भी ये लोग ये देख रहे थे कि हम कहाँ खड़े हैं पायदान में। ह्यूमन नेचर सेम रहती है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। हम सोचे कि भाई ये अलग था और वो अलग था, माना इनका सोच अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वही है घूम फिर के। ओके तो सर ये आपने किया और आप कश्मीर पाकिस्तान डेस्क पर लगातार काम कर रहे थे। फिर एक पीरियड आया आपके लाइफ में जब आपको कहा गया कि अब आपको पाकिस्तान जाना है। एक्साइटेड थे या आप घर पे टेंशन था, क्या माहौल था पहले तो ये बताइए। नहीं देखिए, डिप्लोमेटिक असाइनमेंट था तो मुझे कोई ऐसे घबराने वाली तो कोई बात थी नहीं। ओके तो और जनरली एक्साइटमेंट तो था, तो कि जाएंगे देखते हैं क्या, माना इतना हम उस मुल्क के बारे में कागजों में देखते हैं, आप अखबारों में 97 पढ़ते हैं। 98 के आसपास गए होंगे मेरे मैं ख्याल 97 के करीब से। गया। 97 के करीब आप गए। अच्छा तो आप पाकिस्तान पहुंचते हैं, थोड़ा चैप्टर अनफोल्ड करते हैं सर हम। कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान पहुंचते के साथ? थोड़ा सा आदमी को एक स्ट्रेस भी रहता है कि क्योंकि हमने इतना सुना था कि सर्वेलेंस होती है, और होती भी है, मैंने हुई भी है, मेरी भी हुई है। सर्विलांस पे तो मुझे वहाँ एक राजनयिका रही, उन्होंने बताया कि वो जैसे ही निकलती थी उस ऑफिस से अपने या घर से, तो एक गाड़ी पीछे लग जाती थी और वो जहाँ जहाँ जा रही होती थी तो वो गाड़ी 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 आपके पीछे एक शैडो बन के वो चलती रहती है। वो गाड़ी होती थी, कभी मोटरसाइकिल होता था। और ये इंडियंस के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड था, ये इस तरह की पैटर्न ज़्यादा डेडिकेटेड इंडियंस के लिए होता था। उनको रिपोर्ट करते, कभी अगर वो मिस कर गए तो फिर परेशान होते, वही परेशान होते, फिर आके घर चेक करते थे कि गाड़ी घर में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा तो इधर उधर से झांक के, नहीं तो इधर उधर के चौकीदार से पूछ लेंगे आसपास के घरों के, कि साहब की गाड़ी आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप की गाड़ी है, वो बेचारा मोटरसाइकिल पे है, तो कई बार डॉज भी कर दिया। नहीं, मैंने ये नहीं किया कुछ। जब आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जा रहे हैं तो अच्छा। डॉज करेंगे तो अननेसेसरी उनको लगेगा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, जब घर ही जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अच्छा हम बता, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पाकिस्तान में, किस तरह का काम रहा? कुछ बड़े लोगों से मुलाकात रही आपकी? नहीं, बहुत लोगों से मुलाकात रही वहाँ, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से भी, लीडर से भी हुई है मुलाकात। तो जब आदमी रहता है तो फिर इंटरेक्शन होता है, रिसेप्शंस में इंटरेक्शन होता है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के हमारे फंक्शंस होते थे, रिसेप्शंस होते थे, हाई कमीशन के रिसेप्शन, हाई कमिश्नर के यहाँ रिसेप्शंस, और हमारे घर पे भी हम लोगों को बुलाते थे। तो ऐसे करके हमने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन रहा। तो इंटरेक्शन में यही होता था कि पता करें कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अच्छा। ये जो हमारी कुतूहल यही होता था कि कुछ तो हवा लगे, कुछ तो हवा लगे। तो कुछ तो पता भी लग जाता था, कुछ नहीं भी लगता था। तो ऐसा कुछ नहीं। सर तो अब मैं चूंकि एक एक करके थोड़ा नेम करता हूं और उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नाम तो मैं लेना चाहता हूं, आज के टाइम में भी इंडिया के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है वो हाफिज़ सईद का है। उस टाइम भी हाफिज़ की क्या भूमिका थी उस दौर में? वो लूप में था, आप लोगों के सिस्टम में था, नज़रों में था? बिल्कुल था। हाफिज़ मोहम्मद सईद का नाम तो आ चुका था, पहले से ही आ चुका था। तो
अब असल में क्या है कि हम थ्रेट में हफीज़ मोहम्मद सईद, अब मसूद अज़हर भी आ गया तो मसूद अज़हर को भी देखते हैं, लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान आर्मी और जिसको लोग वहाँ पे जनरली रावलपिंडी कहते हैं। हाँ, और दूसरा है रावलपिंडी क्यों कहते हैं लेकिन? रावलपिंडी में इनका हेडक्वार्टर है ना, अच्छा, इसलिए कहते हैं। तो पिंडी रूल करता है, रावलपिंडी रूल करता है। दूसरा इनका जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है वो आप 12 एक मार्केट है, मार्केट के साथ में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो जब भी किसी से पाकिस्तान में बात होती थी वो आर्मी का नाम नहीं लेता था, तो कहता है कि वो तो रावलपिंडी करा रहा है, या फिर वो कह गए कि लड़के तो वहाँ से आप 12 से गए थे, अच्छा, आप 12 मार्केट से। तो वो उनका दोनों का दबदबा पूरा पाकिस्तान में बना रहता है। वो पहले भी दबदबा था, अब आज भी वही सिचुएशन है। ठीक है, कोई बड़ा फर्क नहीं आया। तो पर्टिकुलरली अब हम आईएसआई पे थोड़ा बात करते हैं जी। सर। तो आईएसआई जो है वो पाकिस्तान को कितना रिप्रेजेंट करती है, और आईएसआई के नेटवर्क्स को अगर आप थोड़ा डिकोड करें कि वो कैसे इंडिया के खिलाफ जो ये लोग लगातार ऑपरेशंस चला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, किस तरह से ये लोग काम करते हैं सर? इसमें ये है कि पहले तो हम ये भी क्लियर कर दूं मैं कि हमारे यहाँ पर अगर कहें कि आईएसआई सेपरेट, आईएसआई अलग है और पाकिस्तान आर्मी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। मुशर्रफ ने बहुत साफ कहा था कि एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी चीफ के तहत काम करता है। तो जो फैसला आईएसआई कर रही है इसका मतलब समझ लीजिए कि आर्मी चीफ का उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ओके। अब आर्मी चीफ उसमें से कितना हिस्सा राजनीतिक दलों को बताता है या वहाँ की शासक को बताता है, ये अलग कहानी हो जाती है। पर आर्मी चीफ को सब पता होता है कि कहाँ क्या किया जा रहा है। और आईएसआई क्या है कि आपका अगर आपने कैनाल वाटर देखा हो तो उसमें एक स्लुइस वॉल लगा होता है। हाँ, होता है ना। हाँ, उसमें खोलते हैं पानी की, कितना पानी खोलना है, कितना, वो हमारे हाथ में। हाँ, ठीक है, आपके हाथ में पानी तो पीछे होता है। हाँ, बैराज में। हाँ, तो आईएसआई स्लुइस वॉल है ओके, कि कितने भेजने हैं इस बार, अच्छा, बढ़ाना है, घटाना है, तो वो सारा कंट्रोल वो अपने पास रखते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का या भर्ती, रेडिकलाइजेशन, जिहाद या जो टेरर फ्रंट्स हैं, उसको फर्स्ट हैंड डील पाकिस्तान आर्मी कर रही होती है या आईएसआई कर रही होती है? बेसिकली कटआउट तो आईएसआई का है। अब एक बात देखिए ना, अगर आप किसी को, लड़के को ये कहें कि तू जाके अपने आप को उड़ा दे कश्मीर में या बाकी जगह किसी जगह, या किसी को आप कहें ये कि भाई तू जाके गोली चला दे, ये कर दे, तो आईएसआई के कहने पे तो कोई जाएगा नहीं ना। उसके लिए आपको राजनीतिक धार्मिक रेबल राउजर्स चाहिए। इसलिए वो अब वहाँ से सर्किट हम कंप्लीट करके आए, इसलिए मसूद अजहर की ज़रूरत है, क्योंकि वो रेबल राउजर था। वो एक्साइटमेंट खड़ा करता था, चीखने लगता था, चिंगाड़ने लगता था। हाँ, लोग कैरी हो रहे थे, उनको लगा ये बहुत कोई बड़ा इशू है। अच्छा। तो सर पाकिस्तान आर्मी कैसे काम करती है, कैसे कंट्रोल करती है पाकिस्तान को? देखिए, आर्मी तो उनको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है, उसको सबको लार्जली तो उनके एक पॉलिटिकल सेल होता है आईएसआई में। अच्छा, पॉलिटिकल सेल होता है, वो पॉलिटिकल सेल उसको डील करता है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको चुनाव जिताना है, किसको नहीं जिताना है। अभी भी देख लो 2024 के चुनाव में क्या किया उन्होंने। हाँ, नवाज शरीफ दोनों सीटों पे हार रहे थे, फिर एक सीट हार गए, एक सीट जीत गए। कई लोग थे वो हार रहे थे, रात को सिस्टम बंद हो गया। हाँ, सारे वो बैकडोर से पाकिस्तानी चीफ जो है, वो इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, सेना हेडक्वार्टर में जा रहे होते हैं, रात के अंधेरे में सब कुछ दिख रहा माने है। वो लिस्ट वहाँ बनती है। अच्छा, यहाँ तो इस तरह से लिस्ट बन रही थी। बलूचिस्तान में उनकी वो अलग लिस्ट बनती है, किस किस ने पैसा पकड़ा है उनको। कोई माना ऑक्शन होती है सीटें कि भाई एमएलए बनना है तो 50 करोड़ है, 40 करोड़ है, 30 करोड़ है। वो जिसने दे दिए उनकी जीत गए, वो सीटें हो गई। वो इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं, फिर वो किसी पार्टी में चले जाएं, फिर मंत्री बन जाते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो बिल्कुल ही वहाँ तो बिल्कुल ही सिस्टम ही अलग है। तो ये सारा वो आईएसआई का जो पॉलिटिकल सेल है, पी सेल है, जो पॉलिटिकल सेल है, ये डील करता है। हमारे लिए एस सेल है, सिक्योरिटी सेल। अच्छा,
जो भारत के लिए अच्छा। भारत की टारगेटिंग पे लगाया जाता है। अच्छा। और सर पाकिस्तानी आर्मी की हम बात कर रहे हैं और आईएसआई की चूंकि बात कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में रहें और आपने एक लंबा वक्त जो है इसी पर काम किया आपने। पाकिस्तान आर्मी के लिए या आईएसआई के लिए इंडिया क्या है सर? इंडिया तो देखो उनके लिए दुश्मन है, और एक उनके लिए जो पहले तो एक खाली कश्मीर का मसला था, और फिर अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ जब आए थे आगरा और हमारे एडिटर्स के साथ नाश्ता खाया था, नाश्ता करते हुए उन्होंने ये बोला था, 71 को हम नहीं भूले हैं, 1971 को हम नहीं भूले हैं। तो वो ह्यूमिलिएशन तो उनके साथ है, उसका बदला तो उनके माइंड में रहता है। अच्छा। और हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते 47 में हम आज़ाद हुए, दोनों मुल्क, 14 अगस्त 15 अगस्त, चाहे वो डेट एक ही है, मतलब एक ही ऑर्डर से निकले हैं। और 22 अक्टूबर को हमारे रिलेशंस बदल गए, जब कश्मीर में कबायली कुछ उसके बाद से नॉर्मल कभी नहीं हुए। बीच में होते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान इज अ मिथ। देखिए है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप को मैनेज करना पड़ता है। अब आप अपने बायलैटरली मैनेज कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, सार्क के थ्रू कर पाते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर हमने पास्ट में देखा ही है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका ही कर सकता है, इसके अलावा कोई मुल्क नहीं करेगा। और हमारे फेवर में तो किसी ने भी नहीं किया आज तक, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या चाहे इवन उससे पहले जॉन एफ कैनेडी ने जो चीन के साथ हमारी वार हो रही थी, तब उसने पाकिस्तान को होल्ड बैक किया था, अयूब को, कि आप कारगिल रोड पे शेलिंग नहीं करोगे। अच्छा। ताकि हम इंडियन ट्रूप्स मूव कर सकें वहाँ से। अच्छा। नहीं तो रोहतांग तो अब बना है ना, उस समय रोहतांग तो था नहीं जी। और उसके जवाब में सिर्फ उसने पाकिस्तान, अयूब ने कहा था ठीक है अब आप कहते हो, क्योंकि वो तो मास्टर तो उनके अमेरिका ही है ना, चीन तो उस समय था भी कुछ नहीं। हाँ। तो उसके एवज में उन्होंने यही कहा कि भाई आप कश्मीर पे बात करा देना। तो अगर आपको याद हो, स्वर्ण सिंह हमारे विदेश मंत्री थे और वहाँ पे भुट्टो था, तो स्वर्ण सिंह भुट्टो डायलॉग हुआ था हाँ। 63-64 में। ओके, तो ये उसके एवज में था, ये उसके एवज में था कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद जब 1971 की जंग हुई तो उसमें इंदिरा गांधी ने कह दिया कि आपको रोड क्लियर करने के लिए जो जो लेना है वो ले लीजिए। अच्छा। तो हमने काफ़ी चौकियां कब्ज़े में की, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में बनी वो पुरानी सीज फायर लाइन के पीछे की तरफ थी। अच्छा। ओह इंटरेस्टिंग। माना तुर्तुक वगैरह कई एरियाज़ हैं, हाँ। जो पाकिस्तान में थे। वो तुर्तुक का अभी भी आप किसी आदमी से पूछ लो, उसने कहा हम रात को सोए पाकिस्तान में, सुबह उठे इंडिया में। कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला रात को क्या हो गया, सुबह देखा भारतीय फौज आ गई थी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप चलाओ जैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी, चलाओ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। और चलते रही ज़िंदगी। हाँ। तो सर अब चूँकि हम और थोड़ी आगे बढ़कर बात करें अगर हम, तो आप जब पाकिस्तान गए रहें तो 99 में करगिल हुआ। हाँ। और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे भी आप पार्लियामेंट अटैक के टाइम में मैं भारत में आ गया था, 2001 में आप आ गया था। मेरे ख्याल से हाईजैकिंग के वक्त में हाईजैकिंग भी हुई है, कारगिल के टाइम में भी मैं वही था, और सबसे खूबसूरत पल जब लाहौर बस यात्रा हुई थी। ओके, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी गए थे जब। ओके, तो सर ये अगर हम वो बात करें अगर करगिल की, किस तरह का पैनिक था उस टाइम पे वहाँ, जब यहाँ दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था? तो देखिए टेंशन तो वहाँ भी हो गया था, और बहुत ज़्यादा हो गया था। और वो तो खैर माना उनके टीवी पे तो उस समय तो प्राइवेट चैनल्स थी नहीं पाकिस्तान में, पीटीवी ही था, तो पीटीवी पे प्रोपेगेंडा तो पूरा चल हाँ, रहा वो था तो वॉर कि मॉन्गरिंग जो होती है। हाँ
प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वहाँ पे मुजाहिदीन बैठे हुए हैं, वहाँ पे मुजाहिदीन बैठे हुए हैं, जबकि कोई था नहीं वहाँ पे। तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे, जवान गए थे। जो सारे वहाँ पे कार ऊपर स्कर्दू वगैरह के जी जी जी, बिल्कुल। वो आए हुए थे। तो कोई मुजाहिदीन तो थे भी नहीं वहाँ पे। जी बिल्कुल। तो ये प्रोपेगेंडा वो चलाते रहते थे उस पर, और फीलिंग ये दी जा रही थी कि बस अब कश्मीर तो आया। आज़ाद होने वाला है, हमारा आज़ाद होने वाला है, माना हमारे हाथ में आने वाला है। अच्छा। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं लाहौर से इस्लामाबाद फ़्लाइट से जा रहा था, तो फ्लाइट में से हम उतरे तो एक कोई वीआईपी वैन आती है ना, जो आगे के मुसाफिरों को ले जाती है, तो वो लेने आ गई। तो उसमें आगे मैं भी आगे की तरफ ही बैठा हुआ था, तो हम भी बैठ गए। तो उसमें एक पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट थे। ये उस दिन की बात है जब ये समझौता हो गया था और पाकिस्तान आर्मी विड्रॉ कर गई थी। तो उसको पंजाबी में कहता है कि हमको तो लगा था कि श्रीनगर जाएंगे, ये तो सब हम खाली कर रहे हैं वहाँ से। कहता हमें क्या क्या बताया जा रहा था। ओके। तो ये बेसिकली वो अपने तरफ वो जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी तो जीत हो रही है, जो कि हाँ, उनके वो 71 को भी जीता हुआ ही बताते होंगे मेरे ख्याल से अपनी किताबों में। अगर उन्हीं उसकी भी एक कहानी है। उस समय उनका ना जो वो था, प्रेस इंचार्ज था पाकिस्तान आर्मी का, वो एक था ब्रिगेडियर सिद्दीकी। ही इज़ नो मोर, बट ब्रिगेडियर वो आर्मी रिक्रूटेड ब्रिगेडियर नहीं था, उसको कोई ऑनररी रैंक दी गई थी। वो था वहाँ पे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस का था। अच्छा। फिर उसको ब्रिगेडियर की रैंक दी गई थी। तो अब एक बार मैं वहाँ पर था, तो उसके वो सिद्दीकी मिला और उसके साथ दो और वो थे, जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने कहा यार तूने हमें बड़ा बेवकूफ़ बनाया 71 में। तो उसने कहा क्या किया मैंने? कहता है तूने आखिरी दिन तक तेरे से सवाल पूछते रहे लोग, तो तूने कहा कि वो जसोर, कहता है जसोर का कैंटोनमेंट इंटैक्ट है। वो ढाका पहुंच के तू जसोर की बात नहीं, तू जसोर नहीं मान रहा था। कहता है वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। तो उससे पूछा गया कि वो कैसे? उसने कहा इंडियन आर्मी ने जसोर को बाईपास कर दिया और ढाका चली गई। जसोर कैंटोनमेंट से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम तो ठीक बैठे हुए हैं यहाँ। तो वो भी, उसका भी पूरा मजाक बनाते थे लोग कि तू क्या कहानियां सुना रहा था हमें। सेलिंग होप्स बेसिकली। सेलिंग होप्स, और उनको था कि कोई बहुत टर्न अराउंड आ जाए, क्योंकि उस समय 7th फ्लीट की भी बात हो रही थी, अमेरिकन इंटरवेंशन की भी बात हो रही थी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। ये भी चल रहा था। पर उसके साथ साथ ये भी था कि रूस, जो उस समय हमारी एग्रीमेंट हुआ था, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, वो वीटो पे वीटो किए जा रहा था। और सर ये अगर हम इधर देखें, अगर वापस से हम 99 वाले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं थोड़ा, तो मुशर्रफ के टाइम पे ये सब हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी से डायलॉग भी हुआ, सब हुआ। तो मुशर्रफ पाकिस्तान के इतिहास में अगर आप रैंक करें उन्हें अयूब, जियाउल और तमाम लोगों के बीच में, तो मुशर्रफ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अयूब भी पर्सनल लाइफ में लिबरल आदमी था, और वो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन उसने नहीं किया लोगों का। और ज़ियाउल हक पूरी तरह से धर्म के बेस पे चलाया उसने देश को। और उसका माने, जैसे उस समय मेरे को आर्मी के लोग बताते थे कि पहले आर्मी कैंटोनमेंट में, पाकिस्तान आर्मी कैंटोनमेंट में किसी को हम धार्मिक प्रचार के लिए नहीं बुलाते थे। अच्छा। लेकिन ज़िया के टाइम में ये तबलीग जमात वाले अलाउ कर दिए गए। अच्छा। तो वो आते थे। अच्छा, ज़िया भी अंदर से कितना था नमाजी क्या था, पर वो अपना नमाज के टाइम में, ये टाइम में ब्रेक लेता था। अच्छा। तो प्रिटेंड यही करता था, बाकी अंदर का तो खैर किसको पता होता है। तो मुशर्रफ अपना स्कॉच ड्रिंकिंग जनरल था। अच्छा। उसके लिए ये धर्म वर्म का चक्कर नहीं था कोई। उसको पावर ग्रैब करनी थी। अच्छा। वो पावर में आ गया
और एक फ़ोन कॉल अमेरिका से बिछ गए ये। ख़त्म। ओके। भाई अभी भी तो एक मीटिंग, हाँ कोई फ़र्क नहीं आया है। हाँ हाँ आसिम मुनीर की एक मीटिंग, हाँ गुणगान, हाँ आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, आपको ये हाँ। होना चाहिए, आपको वो तो भी कहता है कि आप यू आर द मोस्ट फेवरेट फील्ड मार्शल। हाँ। तो सर ये मुशर्रफ की बात हो गई, तो मुनीर पे भी हम थोड़ा आपसे टिप्पणी ले लेते हैं, सिंस चूंकि अब आप तो बहुत बाहर से चीज़ों को देखते समझते होंगे। मुनीर कितना रेडिकलाइज्ड है? मुनीर क्या मुशर्रफ से ज़्यादा खतरनाक है? वो जिया वाले थॉट प्रोसेस से है या क्या है सर? मुशर्रफ से ज़्यादा ख़तरनाक है। देखो ये जो कश्मीर में वायलेंस घटा है, आर्म वे अमेरिका के आर्म ट्विस्टिंग हुई है, ये मुशर्रफ की हुई है, मुशर्रफ ने ही किया है। अच्छा। तो उसका क्रेडिट हम मुशर्रफ को देंगे, मुशर्रफ को, और नेचुरली प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जो उसके साथ एग्रीमेंट किया था, जो अमेरिकन्स ने करवाया था, अच्छा। हम उसको देंगे क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं है। मुनीर के बारे में एक पाकिस्तान में जोक कहा जाता है। जब नवाज शरीफ इसको अपॉइंट कर रहा था आसिम मुनीर को एज आर्मी चीफ, तो जरदारी ने उसको ये कहा कि भाई तू इसको क्यों कर रहा है। देखो वो तो ज़िया तो कुछ कुरान की आयतें जानता था, और वो जब तक नहीं मरा तो उसने पावर नहीं छोड़ी। ये तो कुरान पूरा जानता है, ये तो हाफिज़ है भाई, तो ये कहाँ जाएगा। इट्स अ जोक बट इट्स नो रियलिटी इन। सो ही इज, अब आप उसके इंटरेक्शन देखो ना, वो कुरान की आयतें कोट करके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, और कुरान की आयतें सही कोट कर रहा है गलत कोट कर रहा है ये हमें नहीं पता, पर वो कुरान की आयतें कोट करता है और अरेबिक में करता है। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा धर्म को फिर एक तरह से आर्मी के डे टू डे रूटीन में घुसा रहा है, ओके। विच में नॉट बी गुड, नॉट फॉर हिज ओन कंट्री, उनके भी लिए भी ठीक नहीं, और खित्ते के लिए, रीजन के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं। सर तो मुनीर को हमने सुना भी कई मौक़ों पर, जब उन्होंने ये कहा कि आपके बच्चे अलग हैं उन हिंदू बच्चों से जो हिंदुस्तान में हैं, अपने बच्चों को आप ये बताएं। तो इस तरह का रेडिकलाइज्ड लाइन खींचना, एक तरीके से धर्म इनबिल्ट, धर्म में अपने धर्म के नाम पर या दूसरे धर्म के लिए नफ़रत इनबिल्ट करना, और उस नफ़रत के साथ एक व्यक्ति जो जनरल है पाकिस्तान का, आज के वक्त में वही पाकिस्तान चला रहा है। हाँ बिल्कुल चला रहा है। तो ये वही है ना कि ऊपर से जब ये आती है आवाज़, नीचे असर होता है। तो इस तरह से वो अगर बताएगा कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, हम दोनों, वही टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने की थी, जो फेल हो गई पूरी तरह से, जी। उसी टू नेशन थ्योरी में अगर वो जाता है तो अच्छा। कोई किसी का भला नहीं कर रहा है, वो अपना भला करने की सोच रहा है, वो भी होने वाला नहीं है, पर लेकिन वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है, आसपास के मुल्कों के लिए, सभी के लिए ख़तरनाक है। ओके। और सर ये जो हाईजैकिंग हुई थी, उसको लेकर भी कई तरह की बात हुई, और फिर ये सब हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हो जाता है। पार्लियामेंट अटैक के वक्त में हमने देखा कि क्या स्थिति रही, और पराक्रम होने वाला था, बॉर्डर पर सेनाएं पहुंच गई थी, सब मोबिलाइजेशन हो गया था, वो भी रुक गया। और इस दौर में आप लगातार काम कर रहे थे जी। पाकिस्तान कश्मीर के डेस्क पर, और पाकिस्तान में भी आपकी मौजूदगी रही मेरे ख्याल से 4 साल, 5 हाँ, साल। 4 साल की थी। बिल्कुल। तो ये तमाम जो घटनाएं घटी सर, उसको किस नज़र से देखते हैं? मतलब कि पार्लियामेंट अटैक के पीछे का मकसद क्या था, या हाईजैकिंग में तो चलिए वो जो आपने बताया मसूद अजहर को बार बार छुड़ाने के लिए जो अटेम्प्ट हो रहे थे, तो वो बहुत बड़ा अटेम्प्ट ले लिया उन लोगों ने। तो इसको ज़रा अगर आप डिकोड करना है, कोई कोशिश करें कि ये जो पार्लियामेंट अटैक हुआ उसके पीछे बेसिक मकसद क्या था? देखिए वो ये तो समझ गए थे, जब उससे पहले JNK के असेंबली पे अटैक हुआ था हाँ, अक्टूबर में, हाँ। पार्लियामेंट का दिसंबर में हुआ है। एक फीलिंग पाकिस्तान में, ISI में और आर्मी में आ गई थी कि JNK में अगर हम वायलेंस बढ़ाते भी हैं तो इंडिया पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता।
अच्छा। अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया में बढ़ाएंगे तो इंडिया नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा और कश्मीर पे हम अपने हक में फैसला करवा सकते हैं। ओके। बेसिक इशू वही है। तो अच्छा, कारगिल में भी रिट्रीट करना पड़ा, वो ह्यूमिलिएशन हुआ इनको। तो फिर इनको था कि देखिए, कारगिल के इमीडिएटली बाद फिदाइन अटैक बढ़ गए और एस्केलेट करो, क्योंकि आप अगर महाभारत को भी देखो तो वो युधिष्ठिर जुआ करता रहता है, फिर इसको दांव पे लगा दो, इस बार मैं जीतूंगा, इस बार मैं जीतूंगा, वो दांव पे लगाता जाता है और फिर सब हार जाता है। सब हार जाता है। उसी तरह से पाकिस्तान पूरा दांव पे लगा रहा था, हर चीज़ दांव पे, अपनी रेपुटेशन तो लगा ही चुका था, पूरे वर्ल्ड में सबको पता था कि आतंकवाद कौन कर रहा है यहाँ पर, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। अपने आदमी भेज दिए, वो कर दिया। अब इतना उसको करें, शायद अब कुछ आ जाए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, हमारी ठीक थी कि 9-11 हो गया। हाँ। और वर्ल्ड परसेप्शन बदल गया। हाँ। बस वो खेल पूरा पलटी ले गया। हाँ। तो 9/11 हुआ, ये सब कुछ हुआ सर। उसके बाद आपकी भी भूमिका पे मैं बात करूं तो इंडिया को 26/11 देखना पड़ा बहुत खराब था। और एक अटेम्प्ट जिसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसके जांच पड़ताल में, मेरे ख्याल से राम मंदिर पे जो आतंकी हमला। हाँ, राम मंदिर पे तो सर हम राम मंदिर हमले पे अगर बात करें थोड़ा, इसको भी जरा डिकोड करिए हमारे दर्शकों के लिए कि क्या रहा था, क्या मकसद से आए थे, क्या चाह रहे थे लोग। देखो, ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग ऑपरेट किए थे। उसमें जैश ए मोहम्मद का था और राम मंदिर में जो अटैक हुआ था, और ये वाला जो 26/11 का था वो लश्कर का था, लश्कर ए तैयबा का था। तो हमारे यहाँ पे मैंने राम मंदिर का भी अटैक, और हमने वो भी वर्कआउट किया था गुजरात में, जो अक्षरधाम ओके। अक्षरधाम में हुआ था जी। तो अक्षरधाम लश्कर का था, जैश का नहीं था। तो एक तो ये है कि इन दोनों ग्रुपों में, लश्कर और जैश में, एक परवर्स कंपटीशन होता है कि कौन कितना बड़ा घटना कौन कितनी बड़ी घटना कर सकता है, तो उसको उतनी शाबाशी वहाँ मिलेगी। तो अगर एक कर देता है तो एक तो शाबाशी भी मिलती है, और अल्टीमेटली खेल क्या है, पावर और पैसे का। तो उनका फंड भी ज़्यादा आएगा उनके पास। कहेंगे अरे तुमने किया तो कुछ नहीं, हमसे पैसे ले जाते हो हर बार, तो करो ना, कुछ करके दिखाओ। तो जी, ये हमने कर लिया। तो ह्यूज फंड इकट्ठा होता है मार्केट से। बाकी तो खैर मतलब उनको ISI तो देती है, ISI पाकिस्तान वो तो देती है, बट पाकिस्तान में स्टेचर भी उनका बड़ा हो जाता है, उस सर्कल्स में बड़ा हो जाता है, बाकी तो नहीं होता। तो सर अब राम मंदिर को अटैक करने के पीछे क्या पर्पस था? हमारे यहाँ पर धार्मिक विभाजन, ओके, वैमनस्य पैदा करना, झगड़ा खड़ा करना हिंदू मुसलमान का। तो उससे क्या होगा कि आपको हो सकता है रिक्रूटमेंट, इंडिया में रिक्रूटमेंट करने में मदद मिले। अच्छा। और रिक्रूटमेंट करोगे तो और बड़ा कांड करोगे, और बड़ा इंसिडेंट करोगे। ये तो फीड करना है ना उनको, अपना देखो एक्सपांड करना है। हाँ। जैसे कैपिटलिज्म होता है ना, वो अपने आप को फैलाता रहता है, इतना प्रॉफिट आया, अगली बार और आ जाए और आ जाए। तो उसी तरह से ये आतंकवाद भी अपने आप को बढ़ाता है, जब तक कि ऊपर टैप बंद ना हो। हाँ सर, तो एक 26/11 वाली भी घटना हुई। अब हम थोड़ा सा अब के कश्मीर पर अब थोड़ा बात कर लेते हैं जी। क्योंकि अब बार बार तो यही कहा गया कि पहले जैसा कश्मीर अब नहीं है, अब का कश्मीर कुछ और है, तब का कश्मीर कुछ और था, नया कश्मीर है आज के टाइम पे। अब 370 रिमूव करा इन्होंने, आर्टिकल्स हटाए, और एक क्रेडिट सरकार इस बात के लिए लेती है, लोग देते हैं, हम भी अपने रिपोर्ट्स में कहते हैं कि भाई पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है। एज इन दैट ऑफिसर जो एक IB का अधिकारी रहा, 24 साल आपने लगाए, आप पाकिस्तान में रहे, आपने कश्मीर पाकिस्तान डेस्क पर काम किया, आप कश्मीर को कैसे डिकोड करिएगा? आपके लिए कश्मीर क्या है? टेरर आउटफिट्स कैसे काम कर रहे हैं? सरकार कितना काम कर पा रही है? हम अचीवमेंट की तरफ हैं या कुछ कोई ऐसी घटना आने वाली है उससे पहले की शांति है? प्लीज़ इसको बताइए थोड़ा। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है।
अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज को आपने वो कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया जी। सरकार ने। क्या मैसेज जाता है? क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे हिंदू संगठनों ने कहा कि भाई ये इसमें 550 में से 42 मुसलमान आ बच्चे गए, आ उसमें गए। ज़्यादा कश्मीर मुसलमान थे। एंड नीट के थ्रू आए थे, कंपटीशन के थ्रू आए थे, फेयर सिलेक्शन से आए थे, नीट में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। हाँ। फिर क्यों किया? क्या मैसेज जाता है? आपने 370 और 35 को ये कह के हटाया गया कि आतंकवाद और ये ख़त्म होगा। 370 का और इसका 35 का तो आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। आतंकवाद अगर यहाँ तो हम कहें कि पाकिस्तान से आ रहा है, संविधान से तो आतंकवाद नहीं आता ना। तो आतंकवाद तो अभी भी आएगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान टैप खोल देगा तो आ जाएगा। हमने देखा पहलगाम की घटना हुई है, वो येमेन का वो वॉल खोलेंगे तो आ जाएगा, उसमें क्या है? तो कितने लोग रोकोगे? आपका इंटरसेप्शन रेट कितना होगा? जम्मू में घटनाएं नहीं हो रही हैं, हाँ। कठुआ में हुई हैं, पुंछ में हुई हैं। हाँ। 60-65 पाकिस्तानी आतंकी ऊपर के पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो वो तो उतना ही नलका खोला है ना उन्होंने, उतना ही वॉल खोला है। ज़्यादा खोलेंगे तो आपको और ज़्यादा दिख जाएंगे, एनकाउंटर होंगे, मारे भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे, मारे भी जाएंगे, पर हमारे भी लोग मारे जाएंगे। तो इन दोनों संविधान की आर्टिकल्स का आतंकवाद और से कनेक्शन नहीं है। अब आप देख लीजिए कि 1953 में जब नेहरू ने उसको हटाया, शेख अब्दुल्ला को, तब तक कौन सा आतंकवाद था? कुछ नहीं। अलगाववाद? कुछ नहीं। पहला अलगाववादी संगठन जो प्लेबिसाइड फ्रंट बना था वो 55 में बना था, और शेख अब्दुल्ला के एक जूनियर ने बनाया था, मिर्ज़ा अफजल बेग ने। हाँ। ठीक है। तो उस समय 370 पहले नहीं भी था, बाद में आया रहा भी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद जो अलगाववाद आया उसमें कई ऊपर नीचे आए, पर उसमें मेन जो आतंकवाद में कंट्रीब्यूशन आया हमारे साइड से इंटरनल इंडिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा हैंडल मिला, वो है 87 के असेंबली इलेक्शंस। उसको मैनिपुलेट, जो रिग्ड माने जाते हैं, बिल्कुल और माने जाते, वहीं बिल्कुल हुए से भी हैं। बहुत सारे चैप्टर अनफोल्ड हुए। फिर वही सलाउद्दीन या तो सैयद चुनाव सलाउद्दीन। जीतने देते उसको, जीत गया था इलेक्शन, उसको सर्टिफिकेट देके वापस ले लिया। और उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था यासीन मलिक। हाँ। और चूंकि सैयद सलाउद्दीन की बात आ गई सर, तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि हम लोग कश्मीर पर रिपोर्ट करते हैं, तो मैंने एक उस व्यक्ति का इंटरव्यू किया जो सैयद सलाउद्दीन के लिए बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। हाँ, उनका कहना है कि सैयद सलाउद्दीन साहब को हराया गया। हराने के बाद जब ये सब कुछ हो गया तो इनको लगा कि भाई अब तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है, तो अब हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। वो व्यक्ति तैयार हुआ रेडिकलाइज होने के लिए 100%। वो पार गए, ट्रेनिंग ली, 47 लेकर आए, वापस आए। लंबे टाइम तक उन्होंने वो काम किया। उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, जेल में रहे वो 12-13 साल। अब एज ए सिविलियन जी रहे। तो लेकिन वो भी इस हिस्से को मानते हैं। वो भी कहते हैं कि मेरे आतंकी बनने में 87 का जो इलेक्शन था वो उसका बिल्कुल वो कंट्रीब्यूटर था। वो उससे 87 से पहले भी एक और काम किया था। इसको फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराया गया था। हाँ। वो तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसको गिराया गया था, इसमें किसी को शक नहीं है। तो जब लोग कहते हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी नहीं रखना चाहते, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जब दिल्ली की नज़रें इनायत हो तो वो डेमोक्रेसी है। तो इन सब चीज़ों, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक दिन की घटनाएं नहीं होती हैं जी। तो अभी भी एक प्रोसेस चल रहा है। जो एंगर जो नीचे बिल्टअप है उसमें अब वो प्रोसेस कहाँ जाएगा, कब फटेगा, किस फॉर्म में फटेगा। ठीक है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ना बच्चे मर रहे हैं ना वो हो रहा है, लेकिन किस हालत में जाएगा पता नहीं है। 1953 के बाद भी नेहरू ने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि 63 में जैसे ही वो एक मुए मुकद्दस का हुआ एजिटेशन, जिसमें जो होली रैली का वो डिसअपियर हुआ,
उसका जो एजिटेशन हुआ तो नेहरू की तो आंखें खुल गई कि ये तो वहाँ तो सड़कों पे लाखों लोग। हम्म, तो ये अलगाववादियों का कितना आप इसमें रोल देखते हैं सर? क्योंकि आप तो उस दशक में रहे हैं जब सबसे ज़्यादा वैली जली है। देखिए, अलगाववादियों ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि जो प्राइमरी काम होता है वो काम करता है आपका माइंड। आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या होता है कि मैं तैयार होने जाना है, मेरे को स्टूडियो पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, इधर जाना है, उधर जाना है, आपके माइंड चलता है ना, बॉडी रिस्पॉन्स। उसी तरह से ये जो अलगाववादी हैं वो भी अपना बोल 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 के भारत के खिलाफ, इसके खिलाफ बोल बोल के वो एक जहन तैयार करते थे, एक थॉट प्रोसेस तैयार करते थे। उस थॉट प्रोसेस में सारे लोग नहीं बनते हैं आतंकवादी। अगर आपने जुम्मे की नमाज में खुतबा दिया और खुतबे में काफ़ी बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे वो आतंकवादी बन जाएं, कोई नहीं बनेगा। उसमें एक आध लड़का बन जाएगा, फिर वो किसी और को ज़हनी तौर पे तैयार करेगा। तो इनका रोल है, और उस थॉट को उस अलाइव रखना कि हमको आज़ादी चाहिए, वो थॉट को अलाइव इन्होंने रखा है, और उसमें मर गए, हज़ारों लोग मर गए। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओके सर, तो क्या फ्यूचर देख पाते हैं इतना काम करने के बाद इस सब्जेक्ट पर? कश्मीर का क्या फ्यूचर है, पीओके का क्या फ्यूचर है सर? अब पीओके तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो तो जो पीओके है वो पाकिस्तान के पास है, जो कश्मीर है वो हमारे पास है। उसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बदल नहीं सकती, क्योंकि आप ये बात हमेशा ध्यान रखो कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान ऐसा नहीं है वो जो लोग सोचते हैं कुछ, कि ऐसा नहीं है कि हम जाके और किसी दिन पीओके स्नैच करके ले आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा और पीओके उसके पास रहेगा। अगर उनके एजिटेशंस हैं, इश्यूज़ हैं, तो वो उनके अंदर रहेंगे। उसी तरह से जो कश्मीर भारत के साथ है वो भारत के साथ ही रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। फ्यूचर तो इनके दोनों के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, अब मैं ये चाहूँगा कि भारत की जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी मजबूती जो हमें देती है, वो है भारत का संविधान। हम संविधान के हिसाब से चलें, डेमोक्रेसी के हिसाब से चलें, और लोगों की विशेष को रेस्पेक्ट करें। जब आप स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर देते हो, हम लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। जब स्टेट के 2 टुकड़े करते हो तो एक ह्यूमिलिएशन है लोगों का। और जब वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना के छोड़ देते हो, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उसकी चीज़ें हाथ से निकाल देते हो, तो आप डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का कोई ये तरीका नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, ये जो एनश्राइन जो मेन प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान के, उससे हमें नहीं हटना चाहिए। अगर उस पर हम डटे रहेंगे, चलते रहेंगे, देखो कुछ अनासिर लोग एक्सट्रीमिस्ट तो होंगे, वो हर सोसाइटी में होते हैं। वो अब जो बल्क होता है वो तो बीच का होता है, बाकी एक नीचे का एक्सट्रीमिस्ट, एक लिबरल एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट भी होता है, तो होता है। तो एक्सट्रीमिज्म तो फिर भी रहेगा, लेकिन उस एक्सट्रीमिज्म को जनरलाइज ना करें, उसको बाकी पॉपुलेशन पे ना थोपें जी। जैसे अगर मैं पाकिस्तान में रहा तो ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान में सारा वही है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या लश्कर और जैश दिखाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। वो हमसे भी ऐसे आराम से मिलते थे, कोई ऐसा मुझे तो कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि वहाँ किसी ने मेरे को अरे तू इंडियन है तेरे को पीट देंगे हम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो आपको संविधान से हिलना नहीं है। अच्छा, संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो 87 के चुनाव भी हमारे संविधान की छेड़छाड़ हुआ, 84 में फारूक का डिसमिसल, वो छेड़छाड़ हुआ। तो जहाँ भी हमने छेड़छाड़ की है नतीजा हमने भुगता है उसका। सर तो ये तो संविधान की बात होगी और तमाम एक सब्जेक्ट जिस पर रह गया बात करना, मैं उस पर आपसे चाहूँगा बात करना। TTP इन पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और ये जो पूरा बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा रीजन है,
इसको लेकर सर क्या प्रिडिक्शन है, क्या एक्चुअल ग्राउंड पर क्या है, क्या वो वाकई में एक दिन आएगा कि ये सब अलग हो जाएंगे, टूट जाएगा, देयर इज अ चांस कि पाकिस्तान में बिखराव हो अभी भी? देखिए, जब तक फौज स्ट्रांग है, पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग है, तब तक तो होगा नहीं। और बलूचिस्तान में एक रेजिंग इंसर्जेंसी चल रही है, बहुत तगड़ी इंसर्जेंसी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बलोच लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है, बलोच लोग आज़ाद होना चाहते हैं। और बलूचिस्तान में अब हालत ये है कि क्वेटा जो उनकी राजधानी है, उसके कुछ हिस्से के बाहर कोई सिक्योरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रात को मूव नहीं करता। अच्छा। कोई नहीं मूव करता, क्योंकि रात को बसों पे अटैक हो जाता है, उस पर जाता है, कोई नहीं करता। तो वहाँ पे काफ़ी स्थिति ख़राब है। पर ख़राब होने के बावजूद भी आपकी गार्ड तो बाहर तो पाकिस्तान फ़ौज लगी हुई है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके लिबरेट नहीं करेगी, अब इसका बॉर्डर किससे लगता है? अफ़गानिस्तान से, ईरान से। वो तो दोनों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ। तो सुलगता रहेगा बलूचिस्तान, लोग मरते रहेंगे, और वो आज़ादी वाला नहीं होगा। वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि बलोच आज़ाद हो जाएगा, अभी तो नहीं, कोई नज़दीक भविष्य में तो नहीं दिखता। बाकी आगे कहीं से बाहर से कोई कुव्वत आ जाए, कुछ आ जाए, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो चल रही है आपकी पूरी तरह से टीटीपी का वायलेंस चल रहा है। वहाँ इनफैक्ट इंसर्जेंसी नहीं है, जनता दोनों साइड से परेशान है। पाकिस्तान आर्मी भी मारती है और उधर से ये टेररिस्ट भी मारते हैं। टेररिस्ट अब नहीं मार रहे हैं वहाँ पे सिविलियंस को, वो ज़्यादातर फौज को ही सिक्योरिटी फोर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। तो उस वहाँ पर वो समस्या वहाँ पर है, वो भी जलता रहेगा। और उसके दोनों कारणों की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो नीचे जाती जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान के पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा, फॉरेन कुछ आ नहीं रहा, इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही है, और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। तो आर्थिक स्थिति नीचे लोगों की खराब है। तभी देखिए आप पूरा का पूरा जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सारे के सारे इमरान सपोर्टर हो रखे हैं, और सारे अमेरिका के खिलाफ हैं और सारे आर्मी के खिलाफ हैं। इमरान का सर आपने जिक्र कर दिया, तो मैं इमरान पर भी आऊँगा, क्योंकि वो पूछना था मुझे आपसे। लेकिन टीटीपी को लेकर एक और सवाल है मेरा कि क्या सच में जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान है, जो रूल कर रहा है, वो रुला सकता है पाकिस्तान को क्या टीटीपी के थ्रू, या टीटीपी जो डॉक्ट्रीन अपना कहता है कम से कम कि वो शरीयत लागू करना चाहता है पाकिस्तान पर, तो ये सब होता हुआ दिखता है क्या आपको? नहीं, शरीयत वगैरह तो देखिए लागू नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना अभी तक तो नहीं हो पाएगी। लेकिन जो टीटीपी की दो डिमांड्स हैं मेन, जिस पे कि इनकी बातचीत टूटी थी पाकिस्तान आर्मी से, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों डिमांड। एक तो उन्होंने कहा जो बॉर्डर बेल्ट है इसका, पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर बेल्ट है, जिसमें कि पहले फाटा था, जिसको फाटा को इन्होंने मर्ज कर दिया, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज थे ना, जो वजीरिस्तान, मोमन, बजौर, पन्नू, ये सारे, इसको इन्होंने मर्ज कर दिया। कहता है एक तो उनको वापस डीमर्जर करो और उसमें शरीयत लागू करो, माना वो हमें दे दो लिटरली। ओके। अच्छा, वहाँ वो कंट्रोल चाहता है वहाँ उस एरिया एज ए फर्स्ट स्टेप नेचुरली। क्योंकि ये मैंने कहा ना, जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता है तो उसी तरह से ये आतंकवाद भी फैलता है। अब इसमें ये देख लीजिए कि टीटीपी ने अफगान तालिबान के साथ मिलके अमेरिकन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हाँ। तो आज अफगान तालिबान उनको डिच कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई जो सुसाइड अटैक हुए हैं अफगानिस्तान में, वो टीटीपी के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने किए हैं वहाँ पर। तो इसलिए वो बहुत उनके लिए मुश्किल है उसको अलग करना। तीसरी बात है कि टीटीपी तो अफगान तालिबान की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि अफगान तालिबान तो कहते हैं हम डूरड लाइन मानते नहीं मानते हैं, हमारा तो अटक तक बॉर्डर है। तो अगर अटक तक बॉर्डर है तो कौन लाएगा बॉर्डर? अफगान आर्मी तो ला नहीं सकती है। अफगान आर्मी वही जो अब तालिबान ही है। जी बिल्कुल, वो तो नहीं ला सकते।
अभी मैं एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट, रिटायर्ड डिप्लोमेट को सुन रहा था, तो उसने ये कहा कि मेरे को हामिद करज़ाई ने बोला था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे जी। आफ्टर यूएस हाँ इंटरवेंशन। हाँ उन्होंने कहा था कि उनकी जब मीटिंग हुई इससे मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान में, कहता पहला सेंटेंस मुशर्रफ के मुंह से ये निकला कि आप डूरन लाइन कब एक्सेप्ट कर रहे हो। ये एक रियल थ्रेट है जो बिल्कुल वहाँ खड़ा है। ये खड़ा है, और आज भी आप देखो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं अफगान तालिबान की, उसमें ये लिखा होता है द हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल लाइन, यस। ये सही भी है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस से बनाई थी, हाँ हाँ बिल्कुल। कन्वीनियंस के लिए। तो सर ये दूसरा हिस्सा जो आपने टीटीपी का एक डिमांड कहा कि वो डीमर्जर करने के लिए मांग कर रहे हैं, और दूसरा क्या डिमांड कर रहे हैं वो? दूसरा है कि उस डिमर्ज्ड एरिया में शरिया लागू कर दो। अच्छा, पहले डिमर्ज करो और फिर उस पर शरीयत लागू तो कर दो। आप देखिए कि उसका जो अफगानिस्तान का अफगान तालिबान है, उसका बॉर्डर तो वहां तक पहुंच गया ना, हाँ, एक्सपेंशन और डूरंड लाइन खत्म। और ड्यूरेंट लाइन इरेलेवेंट हो गई अभी तो, फिर बाद में देखेंगे हाँ हाँ क्या होता है। और टीटीपी के साथ जो लड़ाई है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए अब मुश्किल होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे अमरीकी हथियार भी पड़े हैं बहुत। जो उनकी M4 और M16 राइफल्स हैं उससे बहुत अटैक हुए हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर अटैक जो है जिसकी वजह से ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट नहीं कर पा रही है पाकिस्तान आर्मी, वो पेशावर के आउटस्कर्ट्स पे एक पुलिस स्टेशन में कोई हमला हुआ था। तो वहाँ का डीएसपी और वो गए रात के समय देखने कि क्या हुआ था। डीएसपी और उनके साथ 4-5 सिपाही थे। पीछे से गोली आई और सारे मारे गए। साइलेंसर लगा था, नाइट विजन डिवाइस लगी थी, M4 राइफल से गोली चली थी। ओके। आवाज़ भी नहीं हुई, बंद हुई। अब ये जो राइफल्स हैं ये दूर से मार करती हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, और ये आ चुकी हैं उनके हाथ में। ओके। टीटीपी के हाथ में। हाँ। तो अब तो इसलिए वो एरिया वेपन यूज़ करते हैं, क्वाडकॉप्टर्स यूज़ करते हैं, वो मोर्टार मारते हैं, शेल्स मारते हैं, उसमें सिविलियन मारे जाते हैं। तो और रिजेंटमेंट होता है, तो फिर वहाँ नारा भी लग जाता है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हाँ, नारा उसी की वजह से लगता है। और इमरान खान का क्या भविष्य देखते हैं सर आप अब? देखिए, इमरान खान को पहले ये उम्मीद थी कि शायद ट्रंप आएगा तो निकलवाएगा, क्योंकि उस समय ट्रंप ने जब उसको इमरान खान से मिला था तब कहा था कि ये तो बड़ा एथलीट है, ये है वो है, फिट मैन, ये वो। तो उसको लगा कि भाई अब उसको याद होगा शायद लेकिन वो फेवरेट फील्ड मार्शल की तरफ शिफ्ट कर गया। तो देखो अभी की बिसात जो बिछी है, पर ये बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा इसमें आगे नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन जो अभी की बिसात बिछी हुई है उसमें आसिम मुनीर 2029 तक तो जाएगा नहीं। उसको 5 साल का उसने अपना एक्सटेंशन ले लिया, 2030 तक नहीं जाएगा। और अभी वो पाकिस्तान इसको अमेरिकन को भी खुश किए हुए है। हाँ। और उसने वहाँ पे माइनिंग शुरू करवा दी है, जो इनकी रेकोटिक माइन है। हाँ, वो अमेरिकन को वो दे भी रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फिर अगर वो CPEC से होके या कैसे भी वो ग्वादर पहुँचेगा, वहाँ से जाएगा, या दूसरा एक उन्होंने ऑफ़र किया है उसके लिए पसनी में पोर्ट की, आप पोर्ट वहाँ बना लो, वहाँ से ले जाओ। तो अभी तो वो अमेरिकन गुड बुक्स में है। फिर उसने ये भी कह दिया कि मैं गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स का वो हिस्सा बनूंगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। उसमें उसके पसीने छूट गए बाद में, क्योंकि पाकिस्तान में विरोध होने लग गया। हाँ, कि अपने बंदे मारेंगे ये। हाँ, माना वो तो फिर हमास से लड़ाई है, वो तो क्योंकि इजराइल लड़ नहीं पा रहा ज़्यादा, उसकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो उसने देखा कि फुट सोल्जर्स चाहिए। भाई सऊदीज़ के साथ समझौता हुआ है तो किस लिए हुआ है? पाकिस्तान कौन से हथियार देगा उसको? हथियार तो चाइनीज़ है, उसके पास F-35 पड़े हुए हैं, इतने अच्छे हथियार अमेरिकन पड़े हुए हैं, उसको फुट सोल्जर चाहिए। फुट सोल्जर। सर, तो चूंकि हमास और इन सब का बात आ गया,
चूंकि सब्जेक्ट इतने बड़े हैं कि बातचीत तो हमारी ख़त्म नहीं हो सकती है बहुत लंबे वक्त तक, लेकिन फिर भी समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाल में देखा एक वीडियो जिसमें हमास का एक लीडर जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो है भाषण करता हुआ नज़र आया वो। और तो क्या अगर वहाँ से हमास मिटेगा फ़िलिस्तीन के अंदर से, तो कितने हाइपोथेटिकल चांसेस हैं कि वो पीओके की तरफ मूव कर जाए या इंडिया के लिए वो हेडेक खड़ी कर दे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब तालिबान भी पावर में आ रहे थे तो हमारे यहाँ पर कहा गया था तालिबान आ जाएंगे, तालिबान आ जाएंगे। कश्मीर में कोई नहीं आया। अच्छा, अफगानिस्तान का जब सो कॉल्ड जिहाद ख़त्म हुआ जब, तो उसके बाद भी कहा गया कि ये सारे जो अफगान वेटरन्स हैं वो सब कश्मीर में आएंगे। कहाँ आए? कोई नहीं। आए बहुत अच्छा। बहुत छोटा नंबर। और वहाँ की लड़ाई और यहाँ की लड़ाई में बहुत फ़र्क है। ओके। वो उन्होंने भी उसमें से एक किससे तो मैंने पूछताछ भी की थी। मैंने कहा कि अच्छा। वो वापस जा रहा था ग्रुप, वो अफगानिस्तान में लड़के आया था, फिर यहाँ जा रहा था। कहने लगा सब हम तो जा रहे थे, आपने पकड़ लिया। तो उसने कहा कि साहब वहाँ जब हम लड़ रहे थे तो इन्होंने ना, पाकिस्तान ने एक बॉर्डर में बेल्ट खड़ी कर रखी थी। और उसके बाद क्या होता था, आपको कोई इंजरी होगी तो रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए आपको पाकिस्तान आर्मी सहूलियतें दे देती थी। अच्छा। हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो जाता था, वो हो जाता था। कहता है यहाँ तो फौज चप्पे चप्पे पे है, यहाँ तो कोई लिबरेटेड एरिया है या कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो उन्होंने एक बेल्ट बना के दे दी थी, हम वहाँ पहुँच जाते थे, बेस कैंप बना दिए थे तो वहाँ जाके रेस्ट कर लेते थे। यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं। यहाँ तो एक जगह जाते हैं फौज आती है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर फौज आती है, फिर तीसरी जगह जाते हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूस मूवमेंट। तो उस कंटिन्यूस मूवमेंट में हमारे को तो समझ में नहीं आया, हमारे से गलतफहमी हो गई, तो वो तो वापस जा रहा था ग्रुप। तो ऐसे शुरू में कुछ आए पर ज़्यादा नहीं आए, नंबर इज़ वेरी लिमिटेड। जैसे अब्दुल हमीद तुर्की की बात करें, तुर्की भी वहीं था, अफगानिस्तान से आया। अब्दुल हमीद तुर्की था, उसके साथ नसरुल्लाह मंजूर लंगर यार, वो भी अफगानिस्तान से होके आया था, पर उनका नंबर बहुत कम है। तालिबान वगैरह, ये आप हमेशा एक प्रिंसिपल है इस पूरे जो हमारे कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट है कि ISI डिसाइड करती है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ओके। कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। और सर अगर एक सवाल एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, बिल्कुल लास्ट का सवाल है मेरे लिए आपके लिए, कि पाकिस्तान पर हमने बहुत बात कर ली है, एक कोटेशन थोड़ा आप अपना एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट चाइना को लेकर भी अगर आप समझाना पसंद करें तो कश्मीर में अमेरिका का आपने जिक्र किया एज ए थ्रेट इंडिया के लिए, पाकिस्तान एक थ्रेट है, चाइना को कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं, चाइना का कश्मीर में कितना इंटरेस्ट मानते हैं? चाइना का बहुत है इंटरेस्ट, क्योंकि एक तो हिस्सा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा तो चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने एग्रीमेंट में। दूसरा, अगर हम जो कश्मीर का लद्दाख वाला हिस्सा है उसको देखें तो वो अक्सई चीन पे उसने हक जमा रखा है। तो हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है चाइना के साथ। तो चाइना नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से ये मुद्दा जो है वो दोनों देशों के बीच में आसानी से सुलझ जाए। अच्छा। क्योंकि सुलझते ही तो बात आएगी कि आपने ये ज़मीन कैसे दे दी, चीन को कैसे दे दी। कोई जब पाकिस्तान की थोड़ी थी वो ज़मीन, थी तो भाई अर्स्टवाइल स्टेट था ना, जो कि लीगली एक्सीड किया था इंडिया में। तो ये सवाल तो उनके भी माइंड में है, चाइना के। और चाइना वाले जो है ना, वो पुरानी फाइलों को देख के चलते हैं। वो नई कहानी शुरू करने से पहले पुराना ज़रूर देखते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो वो ठीक नहीं है। और अब ये है कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है कि। अच्छा, चाइना का सर टेररिज्म में कितना इंटरेस्ट है, मतलब भारत में? हाँ, भारत के टेररिज्म में हमारे कभी नोटिस में नहीं आया चाइना का इन्वॉल्वमेंट। ओके। नहीं आया। वो पाकिस्तान को चाहता है कि पाकिस्तान ऐसी चीज़ें करता रहे इंडिया के लिए? ये कहना बहुत मुश्किल है। ओके। क्योंकि पाकिस्तान के अपने इतने ग्राउजेज हैं कि
हाँ, ये बात ज़रूर है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए, क्योंकि मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान करीबन हाँ 83% चाइना से इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो कि कारगिल विड्रॉल से पहले मुशर्रफ कहाँ गया था, जो फ़ोन टैपिंग हुई थी, हाँ बिल्कुल, चाइना गया था। हाँ हाँ और चाइना ने भी उस समय भारत का साथ दिया था। उसने कहा था कि सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ओके। हाँ वो तो सर एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे ले लेता हूँ। ये तो हमने पाकिस्तान, चाइना और इन तमाम फोर्सेस की बात कर ली, सिचुएशंस की बात कर ली, आपके एक्सपीरियंस की बात कर ली। भारत सरकार जो प्रेजेंट में अभी सरकार है, वो उसकी पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर, उसकी पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, इसको अगर आप हमें समझाना चाहें एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी कि कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं कामकाज को? देखिए, पाकिस्तान को तो आपको रिलेशनशिप मैनेज करनी पड़ेगी, चाहे वो बातचीत से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हो, FATF से हो, या कई तरह के वो अंतर्राष्ट्रीय तरीके हैं जिससे कि पाकिस्तान को दबाया जा सकता है। मैनेज करना पड़ेगा रिलेशनशिप को। मैंने हमको पुरानी बाजवा डॉक्ट्रिन जो जियो पॉलिटिक्स और से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ले जा रहा था बाजवा, उस तरह की बात हमको करनी पड़ेगी, या फिर जो मुशर्रफ सजेस्ट कर रहा था 4.4 पर किसी भी तरह से बात करनी पड़ेगी। अब देखिए कि जब मार्च में जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था, उस समय जो स्पोक्स पर्सन था पाकिस्तान आर्मी का, उसने खुल के ये कहा था कि इसके जो पीछे सहूलतकार हैं जो उनके हिसाब से, उन सब को के खिलाफ रिटेलिएशन होगा। और उस समय ही हमें लगा था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, और फिर आपका पहलगाम हो गया 1 महीने के अंदर। तो अब कैसे आप मैनेज करते हो ये आपको देखना पड़ेगा। बिना बातचीत के करते हो वो ट्राई कर लो, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहली सरकारों ने, कईयों सरकारों ने बातचीत की, नरसिम्हा राव ने बात नहीं की, गुजराल साहब ने नेबरहुड फर्स्ट की बात की, उसके बाद उसी डायलॉग को आगे चलाया गया। पहली NDA सरकार थी वाजपेयी जी की, उसने भी बातचीत का ही रास्ता लिया। मैंने कहा ना, हमको ब्रिंक्स से उठा के ले आए वार में, OP पराक्रम होके, उसके बाद भी हमारे फिर एग्रीमेंट हो गया जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई जनवरी में, तो उससे हमें ले आए वापस। तो एक अब ये मस्कुलर पॉलिसी आई है, मतलब ये भी नहीं मैं कह सकता कि वो गलत थी, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, वो सही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको बदलती हुई पूरी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो वर्ल्ड में है, जो आपके रीजन में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना है कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में, भारत के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, वो पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा। कश्मीर के लिए तो वी कैन गो आउट ऑफ हियर, क्योंकि है तो हमारा ही हिस्सा ना, हमारे ही तो लोग हैं, तो उनको ह्यूमिलेट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, उनको तो पूरे हक दीजिए, जो हक है वो तो दें, जो आपको मिला हुआ है, मेरे को मिला हुआ है भारतीय संविधान में, वो हक उनको मिलने में क्या दिक्कत है। राज्य हो, चुनाव हो, उनका चीफ मिनिस्टर बने, उनका वो डेवलपमेंट हो, जो भी हो, फंड्स, बजट, ये वो सब होना चाहिए। ओके। तो उसमें कश्मीर के लिए तो हमको दिल अपना खोल देना चाहिए। सुचित दिल से कश्मीर डील नहीं होगा। अच्छा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं, क्योंकि कई चीज़ें जो बातें हैं जो हमें बाहर तक नहीं आ रही हैं, कि क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस का सोर्स भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने पहलगाम में भी देखा और रेड फोर्ट केस में भी देखा कि नीचे, सतह के नीचे क्या हो रहा है इसकी ज़्यादा खबर नहीं आ रही। ओके। तो आपको लोगों को वापस मिनिस्ट्रीमाइजेशन हो रहा था, पहले भी हो रहा था, तो वो चलता रहे। आप उनको हक दे रखो। कश्मीरी जो बाहर आता है, स्टूडेंट आता है, कोई काम करने आता है, कोई शाल वाला आता है, देखो ना, शाल वाले को पकड़ के पीट देते हैं। इट बिकम्स अ स्मॉल फुट नोट समवेयर इन द न्यूज़, कोई उसकी वैल्यू नहीं कि भाई वो शाल वाला एक ह्यूमन बीइंग है। ऐसे नहीं करना है हमें कश्मीर।
और चीन के साथ तो अब ये तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हम मान लें कि चीन हमारे बराबर तो खड़ा नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, और अब वो एक रीजनल राइवलरी में भी आ गया है अमेरिका के, और उसका इम्पैक्ट हमारे इस रीजन में भी आ रहा है। अच्छा। चीन और अमेरिका का आपने देखी है पाकिस्तान में कि जो सड़क चीन ने बनाई थी, अब उस पर अमेरिकन माल ढोया जाएगा। $60 बिलियन उनका लगा हुआ है। हाँ, वो वर्ग परेशान है। कि अमेरिका को अब बुला लिया इन्होंने मेहमान बना के। अब मानो उनके लिए देखिए कितना ह्यूमिलिएशन है हाँ, चाइना हाँ। के लिए, जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप हायर देन हिमालयाज एंड डीपर देन सीज ओशंस। बिल्कुल। तो सर आपने अपना वक्त दिया हमें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बातचीत की आपने हमारे साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातचीत करके अच्छा लगा हो थैंक हमसे। यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी पुरानी बातें याद की हैं और मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू, बिल्कुल सर। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने सुना अविनाश मोहनानी जी सर को, जिनके पास एक अच्छा खासा इतिहास की किताब साथ में लिए फिरते हैं सीने में अपने। अभी कुछ ही पन्ने पलटे उन्होंने, और कुछ ही पन्नों में आपको एक कुछ दिलचस्प कहानियाँ, किस्से, घटनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातचीत से जो इन्होंने आपको पाकिस्तान को समझाने में, पाकिस्तान में कैसे टेरर आउटफिट्स काम करते हैं उसको समझाने में, आईएसआई या फिर पाकिस्तानी आर्मी कैसे काम करती है उसको समझाने में, और इसके साथ साथ कश्मीर में क्या होना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस हिस्से पर भी इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वर्दी वाले का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक। जय हिंद।